आज हम बात करने लगे हैं स्पेस कर्व्स की। इससे पहले हमने बात की है प्लेन कर्व्स की और हमने कहा है कि दो प्लेन कर्व्स जो हैं गैमा और गैमा टिल्डा कॉन्ग्रुएंट होती हैं इफ़ एंड ओनली इफ देयर साइंड कर्वेचर इज सेम। क्या हो? साइंड कर्वेचर इज सेम। इसी तरह की प्रॉपर्टी हम देखना चाहते हैं क्या स्पेस कर्व्स के लिए भी है। पहले तो डिसाइड कर लें कि स्पेस कर्व कहते किसको हैं। याद करें जब हमने कर्व डिफाइन की थी हमने कहा था गैमा एक फंक्शन है अल्फा बीटा से गैमा एक फंक्शन है अल्फा बीटा से आर एन पर और स्मूथ फंक्शन है। तो हमने कहा था ये गैमा क्या है? ये एक कर्व है इन आर एन। जब हमने आर एन की बजाय R2 ले लिया, R2 का मतलब था कि कर्व के जो पॉइंट्स हैं वो प्लेन में हैं। हमने कह लिया ये क्या है? प्लेन कर्व है। गैमा पैरामीटराइजेशन है, स्मूथ फंक्शन है, अल्फ़ा बीटा से R2 पे है। अल्फ़ा बीटा के बारे में हमें मालूम है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान कोई नंबर्स हो सकते हैं। अगर रेंज R2 आ जाए इसका मतलब है ये प्लेन कर्व है। गैस करें स्पेस कर्व क्या होगी? ऑब्वियसली स्पेस कर्व होगी अल्फ़ा बीटा से स्पेस हम किसको कहते हैं? R³ को, जिसकी रेंज R³ हो। गैमा स्मूथ हो। स्मूथ का मतलब आपको मालूम है आर डेरिवेटिव्स उसके एग्जिस्ट कर रहे हों। तो ये स्मूथ है अगर गैमा, तो हम इस गैमा को कहेंगे गैमा इज स्पेस कर्व। स्पेस कर्व स्टडी करने लगे हैं। मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट हम देखने लगे हैं कि जैसे प्लेन कर्व्स में हमने दो कर्व्स को कॉन्ग्रुएंट कहा था कि हम एक कर्व को रोटेट और ट्रांसलेट करके दूसरी कर्व पे मैप करवा सकते हैं, कोइंसाइड करवा सकते हैं अगर उनका साइन कर्वेचर सेम हो। क्या इसी तरह की सिचुएशन स्पेस कर्व्स में भी है? लेकिन याद करें साइन कर्वेचर से पहले हमने बात की थी कर्वेचर की कि वो दो कर्व्स का कर्वेचर सेम है तो भी हमने कहा था कि हम उन्हें रोटेट और ट्रांसलेट करवा के कोइंसाइड करवा सकते हैं। लेकिन फिर हमने एग्जांपल्स देखी थी कि नहीं, इसके कर्वेचर सेम होने के बावजूद भी कर्व्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं। फिर हमने कहा था कि साइन कर्वेचर पे कर्व्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। इस तरह की बात हम स्पेस कर्व्स के लिए देखना चाहते हैं। पहले कर्वेचर से स्टार्ट करते हैं कि क्या अगर दो स्पेस कर्व्स का कर्वेचर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं। उनको डायरेक्ट आइसोमेट्री से एक कर्व को दूसरी कर्व के साथ कोइंसाइड करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल देखने लगा हूं हेलिक्स की। हेलिक्स कर्व है, स्पेस कर्व है। इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 में, वहां से आप देख लेंगे। मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इस वक्त खास हेलिक्स की बात करूंगा। लेक्चर नंबर 5 में हमने कहा था कि गैमा ऑफ टी अगर a cos t, a sin t और b t है तो ये हेलिक्स है। डिटेल हमने देखी थी। इसके कर्वेचर का फार्मूला ड्राइव किया था a मॉडुलस ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एक स्पेशल हेलिक्स लें a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 1/2 से, तो मेरे पास हेलिक्स बनेगी a की वैल्यू 1/2 से 1/2 cos t, 1/2 sin t और b की वैल्यू 1/2 से t/2। और इस हेलिक्स का कर्वेचर मालूम करें। इस हेलिक्स का कर्वेचर a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 1/2 लिखने से 1/2 ओवर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस
बी की जगह 1/2 लिखें, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये कर्वेचर 1 आ गया। इस हीलिक्स की शेप भी देखते हैं हम। बेसिकली ये हीलिक्स जो है इस तरह की है, ये एक सिलेंडर के ऊपर बन रही है, ऐसे सिलेंडर के ऊपर जिसका रेडियस जो है वो 1/2 है। इसका कर्वेचर 1 आया है। क्या किसी और स्पेस कर्व से हम वाकिफ हैं जिसका कर्वेचर 1 आता हो? हो सकता है आप कहें कि स्पेस तो नहीं, प्लेन कर्व से हम वाकिफ हैं। हमें याद है, अगर प्लेन कर्व लें हम गैमा r2 पे और सर्कल ले लें cos t और sin t 1 रेडियस का, तो इसका कर्वेचर जो है वो 1 आ जाता है। क्या इसी सर्कल को हम स्पेस कर्व कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप इसी को r³ में ज़ूम कर लें और z कोऑर्डिनेट को 0 ले लें, तो अब इसी प्लेन कर्व को हम स्पेस कर्व भी कह सकते हैं। अब ये क्या है? स्पेस कर्व है। ये स्पेस कर्व है और इसका कर्वेचर 1 है। इसका स्केच भी हम बना सकते हैं, x, y और z। ये इस रेडियस 1 के साथ ये सर्कल बन गया। ये दो इस वक्त स्पेस कर्व्स हैं मेरे पास, एक सर्कल और एक हीलिक्स। हीलिक्स की शेप ये है, सर्कल की शेप ये है, दोनों का कर्वेचर सेम है, हीलिक्स का भी 1 और सर्कल का भी 1। क्या हम सर्कल को डायरेक्ट आइसोमेट्री से हीलिक्स में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं कर्व सर्कल की पोजीशन चेंज करके और रोटेट करके हीलिक्स के साथ मैप नहीं करवा सकता। हीलिक्स जो है ऊपर को राइज करती जा रही है, जबकि सर्कल बिल्कुल भी राइज नहीं कर रहा। तो मैंने इस वक्त एग्जांपल ली है ऐसी दो स्पेस कर्व्स की जिनका कर्वेचर सेम है, लेकिन वो आपस में बिल्कुल भी कोइंसाइड नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब है कि स्पेस कर्व्स में सिर्फ कर्वेचर या सिर्फ साइंड कर्वेचर की मदद से हम नहीं कह सकते कि दो कर्व्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। हमें किसी और पैरामीटर की भी ज़रूरत पेश आएगी। वो पैरामीटर कौन सा है वो हम पढ़ेंगे। वो पैरामीटर टॉर्शन है, लेकिन उसे बाद में देखेंगे। फ़िलहाल बस ये कंक्लूजन हमने ड्रा किया है कि जैसे प्लेन कर्व साइंड कर्वेचर सेम आने पे कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, आप एक प्लेन कर्व को दूसरी प्लेन कर्व के साथ कोइंसाइड करवा सकते हैं डायरेक्ट आइसोमेट्री से। ऐसा स्पेस कर्व्स में मौजूद नहीं है। स्पेस कर्व्स में हमें कर्वेचर के साथ साथ एक दूसरे पैरामीटर की ज़रूरत पेश आती है जिसको हम टॉर्शन कहते हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे अभी बाद में। एक छोटी सी एग्जांपल करने लगे हैं। फाइंड यूनिट टेंजेंट टू द कर्व गैमा ऑफ t एट t इक्वल्स टू 1। ये एक स्पेस कर्व है और हमने मालूम करना है यूनिट टेंजेंट। हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास गैमा एक पैरामीटराइजेशन है कर्व की अल्फ़ा बीटा टू Rn, तो गैमा का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t ये टेंजेंट वेक्टर होता है। कर्व प्लेन हो, स्पेस हो, Rn में हो, गैमा डॉट हमेशा टेंजेंट वेक्टर होता है। तो हमें मालूम करना है यूनिट टेंजेंट। गैमा मौजूद है, गैमा डॉट ले लेंगे तो टेंजेंट आ जाएगा। और चाहिए यूनिट। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना हो तो याद है वेक्टर a का यूनिट वेक्टर बनाना हो तो a को a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। गैमा डॉट टेंजेंट वेक्टर है। अगर मुझे यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाना है तो क्या करूँगा, गैमा डॉट को गैमा डॉट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यूनिट टेंजेंट आ जाएगा। इस यूनिट टेंजेंट को अगर फ़र्ज़ करें मैंने कैपिटल T से डिनोट कर दिया है। ये क्या है, यूनिट
टेंजेंट। गैमा डॉट टेंजेंट वेक्टर होता है, ये किसी भी कर्व के लिए होता है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये हम पहले डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस वक्त मुझे फार्मूला चाहिए यूनिट टेंजेंट का, तो मैं क्या करूं, गैमा डॉट मालूम करूं, टेंजेंट वेक्टर है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गैमा ऑफ टी है टी स्क्वायर रूट टी माइनस टी स्क्वायर और टेंजेंट इनवर्स टी। जी डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है इसको टी के रिस्पेक्ट से। गैमा डॉट टी पावर रूल, टी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव, पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, एक कम कर ली, -1/2 हो गई। सेकंड कोऑर्डिनेट में टी का डेरिवेटिव 1 माइनस टी स्क्वायर का 2t, और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेंजेंट इनवर्स टी का डेरिवेटिव जी याद है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये गैमा डॉट टी आ गया, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। लेकिन अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम कर रहा, क्योंकि मुझे ये सारा काम करना है टी की वैल्यू 1 के लिए। तो अभी मैग्नीट्यूड मालूम करना मुश्किल काम है, लेकिन टी की वैल्यू 1 के लिए आसान हो जाएगा। तो मैं पहले इसमें टी की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। गैमा डॉट एट टी इज इक्वल टू 1, टी की जगह 1 लिख लें, 1 की पावर -1/2 1 ही हो जाएगा। टी की जगह यहाँ 1 लिख लें, 1 - 2 × 1, और थर्ड कोऑर्डिनेट में भी टी की जगह 1 लिख लें, 1 का स्क्वायर। तो गैमा डॉट एट टी इज इक्वल टू 1 मेरे पास आ गया 1/2, 1 - 2 -1, और 1 + 1 डिनोमिनेटर में 2 हो गया, तो 1/2। ये मेरे पास टेंजेंट वेक्टर आ गया। यूनिट बनाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड आपको याद है वेक्टर का, x² + y² + z² का स्क्वायर रूट, यानी 1/4 + 1 + 1/4। 4 एलसीएम ले लें, तो 1 + 4 + 1 6/4, और हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यूनिट वेक्टर गैमा को गैमा के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। यूनिट टेंजेंट गैमा डॉट टी ओवर गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड, और ये काम हमने टी की वैल्यू 1 के लिए करना है। गैमा डॉट 1 ओवर गैमा डॉट 1 का मैग्नीट्यूड। गैमा डॉट 1 का आंसर है हमारे पास 1/2 -1 1/2, और इसका मैग्नीट्यूड आया है मेरे पास कितना, 6 का स्क्वायर रूट ओवर 2। हर कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर दें, 1/2 ओवर 6 स्क्वायर रूट ओवर 2, -1 ओवर 6 स्क्वायर रूट ओवर 2, और 1/2 ओवर 6 स्क्वायर रूट ओवर। सिंप्लीफाई कर लें, 2 कैंसिल हो गया, 1 ओवर 6 का स्क्वायर रूट, 2 न्यूमरेटर में चला गया, -2 ओवर 6 का स्क्वायर रूट, 2 कैंसिल हो गया, 1 ओवर 6 का स्क्वायर रूट। और अगर आप डिनोमिनेटर में से 6 का स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहें तो 6 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो 6 स्क्वायर रूट ओवर 6 -2 6 स्क्वायर रूट ओवर 6 और 6 स्क्वायर रूट ओवर 6। एक जगह थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, यहाँ कैंसिल हो सकता है, 2 से कैंसिल कर लें, 2 3 ज़ा 6। ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो स्पेस कर्व के लिए हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट किया है। जब भी आपके पास स्पेस में दो सरफेसेस हों और इंटरसेक्ट करें, तो सरफेसेस के इंटरसेक्शन से हमेशा कोई ना कोई स्पेस कर्व बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करें, जैसे कि आप वाकिफ़ हैं, एक्स वाई और z एक्सिस हैं, आपके पास ये 3 प्लेन्स हैं। एक प्लेन आपके पास एक्स वाई प्लेन है, एक प्लेन आपके पास एक्स जी प्लेन है, और एक प्लेन आपके पास वाई जी प्लेन है। जब आपके पास एक्स वाई प्लेन, यानी ये नीचे वाला एक्स वाई प्लेन, और एक्स जी प्लेन इंटरसेक्ट करें, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन और
एक्स-जी प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन से बनेगा एक्स एक्सिस, जो कि क्या है, एक स्पेस कर्व है। जब भी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से बनती है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक स्पेस कर्व है। फर्ज करें आपके पास एक सरफेस है स्फीयर और दूसरी सरफेस है प्लेन। अगर कोई प्लेन इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करे तो दोनों के इंटरसेक्शन में जो पॉइंट्स कॉमन आएंगे वो एक सर्कल हो सकता है। यानी ये प्लेन और ये स्फीयर जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है सर्कल, एक कर्व बन रही है। जब भी दो सरफेस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास एक स्पेस कर्व बनती है। लेकिन हम जब कर्व्स को स्टडी करते हैं तो कर्व्स हमारे पास इन पैरामीट्रिक फॉर्म होती हैं। अल्फ़ा बीटा से जनरली स्पेस कर्व्स की बात करें तो अल्फ़ा बीटा से आर क्यूब पे स्मूथ फंक्शंस होते हैं। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में तीन वेरिएबल्स से बनने वाली इक्वेशन किसी ना किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास दो सरफेसेस हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 और जी ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0, ये क्या हैं, दो सरफेसेस हैं। इन दोनों सरफेसेस का इंटरसेक्शन लिया जाए, वो पॉइंट्स लिए जाएं जो कॉमन हैं। अगर हम एक इक्वेशन बनाकर लिख लें तो हम कहेंगे ये दो बेसिकली ये दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन है, ये एक स्पेस कर्व है। और हम मालूम करना चाहें इस स्पेस कर्व की पैरामीटराइजेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म, तो क्या मेथड होगा? कॉमनली मेथड ये होगा कि आप पुट कर लें x, y और z को इक्वल टू t। ये कॉमनली मेथड है, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कारगर साबित हो। अगर आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम करना चाहते हैं उस स्पेस कर्व की जो दो सरफेस के इंटरसेक्शन से बनी है तो किसी एक वेरिएबल को t सब्स्टिट्यूट कर लें और उस वैल्यू t को पुट करें दोनों सरफेसेस की इक्वेशंस में। और बाकी दो वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट कर लें। तो हमने इस वक्त सीखा ये है कि जब भी हमारे पास सरफेसेस हों, जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उनसे कोई कर्व बनेगी। वो जो स्पेस कर्व बनेगी दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन से, उस स्पेस कर्व की पैरामीटराइजेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को t सब्स्टिट्यूट कर लें, वो जो t सब्स्टिट्यूट किया है वो वैल्यू गिवन सरफेस की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और वहाँ से बाकी दो वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट कर लें। तो इसका मतलब होगा आपने कैलकुलेट कर ली है पैरामीटराइजेशन, यानी फाइनली आप कैलकुलेट कर लेंगे गैमा ऑफ t इन टर्म्स ऑफ x ऑफ t, y ऑफ t और z ऑफ t। ये मैंने एक जनरल मेथड लिखा है, ज़रूरी नहीं है ये मेथड हमेशा कारगर साबित हो, लेकिन आम हालात में ये मेथड कारगर साबित होता है। और इस तरह से जब भी कोई कर्व हमें एज एन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस गिवन हो, हम उसकी पैरामीटराइजेशन मालूम कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिनमें हमें सरफेसेस गिवन है, उनके इंटरसेक्शन से बनने वाली स्पेस कर्व की पैरामीटराइजेशन मालूम करनी है। एक एग्जाम्पल है, हमने मालूम करनी है कर्व की पैरामीटराइजेशन, वेक्टर फंक्शन मालूम करना है। किसका? कर्व का। कौन सी कर्व का? जो इंटरसेक्शन से बने इन दो सरफेसेस के। ये दो सरफेसेस हैं, इन दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन से बन रही है एक कर्व और हमने उसका वेक्टर फंक्शन यानी हमने उसकी पैरामीटराइजेशन मालूम करनी है। सरफेसेस किस तरह की हैं, इनके इंटरसेक्शन से किस तरह की कर्व बन रही है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए जियोजेब्रा का सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप सरफेसेस को स्केच कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई मसला नहीं होता है।
और उसके इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व को भी विजुलाइज कर सकते हैं कि वो कर्व क्या है। लेकिन फ़िलहाल मैं डायरेक्ट कन्वर्जन करवाने लगा हूँ, फंक्शन वेक्टर फंक्शन मालूम करने लगा हूँ बगैर स्केचिंग के। क्या मेथड बताया था आपको कि वो जो 3 वेरिएबल्स x, y, z हैं उनमें से किसी एक का नाम t रखें। किसका नाम t रखना है ये बाज़ हमारे लिए सोचने की बात होती है। एक का नाम t रखना है और बाकियों को इन टर्म्स ऑफ t मालूम कर लेना है इन 2 इक्वेशंस की मदद से। इस वक्त बहुत आसान काम है। अगर मैं x को t रख लूँ तो x को t लेने से z इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा, और x और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पुट करेंगे तो y इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा। यानी हमारे पास x, y और z तीनों इन टर्म्स ऑफ t आ जाएंगे। हमारे पास वेक्टर फंक्शन गैमा ऑफ t बन जाएगा। एक इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरी सरफेस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस जी स्क्वेयर। तो हमने डिसाइड किया है कि आसान काम है, कौन से वेरिएबल को t लेट कर लें, x को t लेट कर लें। 1 में जब मैंने x को t लेट किया तो z मेरे पास आ गया t क्यूब। x और z की वैल्यू पुट करें कहाँ पर, 2 में, तो मेरे पास y आ गया साइन x की जगह t प्लस z का स्क्वायर, z की जगह t क्यूब और उसका स्क्वायर, तो मेरे पास y आ गया साइन t प्लस t 6। और हमारे पास जो गैमा ऑफ t है क्या बन गई, x ऑफ t यानी t, y ऑफ t यानी साइन t प्लस t पावर 6 और z ऑफ t यानी t क्यूब। तो हमने क्या मालूम कर ली, उस कर्व की पैरामीटराइजेशन या उस कर्व का वेक्टर फंक्शन मालूम कर लिया जो कर्व इन 2 सरफेसेस के इंटरसेक्शन से बन रही थी। इस कर्व की शेप देखना चाहें तो मैंने आपको बता दिया, जियोजेब्रा में आप सरफेसेस को भी स्केच कर सकते हैं और पैरामेट्रिक कर्व्स को भी स्केच कर सकते हैं। कर्व्स को कैसे स्केच करते हैं उसका मेथड मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और सरफेसेस को तो सिंपल इक्वेशंस लिख के उसके 3D ग्राफर में एंटर करें तो स्केच बन जाता है। एक और एग्जांपल है, फाइंड अ वेक्टर फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स ए कर्व। एक कर्व का वेक्टर फंक्शन यानी पैरामीटराइजेशन मालूम करनी है। वो कर्व जो बन रही है इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्टिक पैराबोलाइड। इस सरफेस जिसका नाम एलिप्टिक पैराबोलाइड है और पैराबोलिक सिलेंडर, और इस सरफेस जिसका नाम पैराबोलिक सिलेंडर है, इन 2 सरफेस के इंटरसेक्शन से जो कर्व बन रही है उसका वेक्टर फंक्शन मालूम करना है, पैरामीटराइजेशन मालूम करनी है। सरफेस कौन कौन सी हैं, एक ये सरफेस है जिसका नाम एलिप्टिक पैराबोलाइड है, और एक ये सरफेस है जिसका नाम पैराबोलिक सिलेंडर है। सरफेसेस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सरफेसेस को आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। मैं फिर भी रिवाइज करने लगा हूँ कुछ बातों को। सबसे पहले हो सकता है आप परेशान हो रहे हो कि ये पैराबोलिक सिलेंडर क्या है। हमें तो वाकफियत है सिलेंडर से, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के जी ये सिलेंडर होता है इस तरह का। अगर प्लेन में लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर्कल होता है। अगर स्पेस में लें तो ये सिलेंडर होता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है पैराबोलिक सिलेंडर। ये पैराबोलिक सिलेंडर कहने का मतलब क्या है, इसके लिए बेसिकली हमें सिलेंडर की जनरल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिलेंडर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इसी शेप का हो जिस तरह का हम आम लाइफ में देखते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हम सिलेंडर किस चीज़ को कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लेन कर्व हो, क्या हो, प्लेन कर्व हो, और एक लाइन हो जो उस प्लेन में ना हो जिस प्लेन में आपने कर्व ली है, और आप यूनियन लें उन लाइंस का जो कर्व में से पास कर रही हों और लाइन एल के पैरेलल हों। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने एक लाइन ली जो इस सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है और जी एक्सिस के पैरेलल है।
या कह लें मैंने z एक्सिस ले लिया। ये मेरे पास इस वक्त सर्कल कर्व है, z एक्सिस मेरे पास लाइन है। सिलेंडर की डेफिनेशन के मुताबिक हमने लेनी है वो लाइंस जो इस कर्व में से पास करें और इस लाइन L के पैरेलल हों। वो लाइंस हमने स्केच की, ढूंढी, उन सारी लाइंस का हमने यहाँ से भी पास करेगी, यहाँ से भी, उन सारी लाइंस का हमने यूनियन ले लिया, तो हमारे पास बन गया सिलेंडर, वो वाला सिलेंडर जो हम आम हालात में देखते हैं। आम हालात में जो सिलेंडर है वो जनरली मैथमेटिक्स की सिलेंडर की डेफिनेशन का स्पेशल केस है। जनरल डेफिनेशन क्या है कि आप कोई सी भी प्लेन कर्व लें, एक ऐसी लाइन लें जो उस प्लेन में ना मौजूद हो जिस प्लेन में आपने कर्व ली है, और उसके बाद उन सारी लाइंस का यूनियन ले लें जो उस प्लेन कर्व में से पास कर रही हों और गिवन लाइन के पैरेलल हों। उनका यूनियन लेने से जो सरफेस बनेगी उसको सिलेंडर कहेंगे। फ़र्ज़ करें मैंने जो प्लेन कर्व है वो एलिप्स ले ली, और जो मैंने लाइन है फ़र्ज़ करें इस तरह की ले ली। अब मैं वो सारी लाइंस ड्रा करूं जो इस एलिप्स में से पास करें और इस लाइन के पैरेलल हों। इन लाइन से जो सरफेस मेरे पास बनेगी वो सरफेस जो है वो क्या कहलाएगी? वो सरफेस एक सिलेंडर कहलाएगी। क्योंकि कर्व मैंने एलिप्स ली थी इसलिए मैं इसको कह सकता हूं ये एलिप्टिक सिलेंडर है। क्या है? एलिप्टिक सिलेंडर है। थोड़ा सा एक और ख़ास फ़र्क है यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ली थी आर्म सिलेंडर के केस में, वो सर्कल वाले प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रही थी। यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ली है ये एलिप्स वाले प्लेन के साथ 90 का एंगल नहीं बना रही है। ऐसी सूरत में हम इसको राइट सिलेंडर कहते हैं। कब राइट सिलेंडर कहते हैं? अगर जो लाइन आप ले रहे हैं वो कर्व वाले प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाए। ये कोई सा भी सिलेंडर है, ये राइट सिलेंडर है। अब बात करते हैं इस पैराबोलिक सिलेंडर की। पैराबोलिक सिलेंडर कहने का मतलब ये है कि कर्व आपने ली है पैराबोला। अगर हम बात करें x, y और z एक्सिस की, और बात करें इस कर्व y = x² की, ये एक पैराबोला है। इसमें x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं लेकिन y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। ये इस तरह का पैराबोला है। और अगर हम लाइन ले लें z एक्सिस, तो हमारे पास वो सारी लाइंस जो इस कर्व में से पास करें और z एक्सिस के पैरेलल हों, उन सारी लाइंस को ज्वाइन करने से, उन सारी लाइंस के यूनियन से हमारे पास बनेगा क्या? ये वाला सिलेंडर। ये सिलेंडर आपका इसी तरह का हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैराबोला है, ये z एक्सिस है, और ये सारी वो लाइंस हैं जो z एक्सिस के पैरेलल हैं और इस पैराबोला में से पास कर रही हैं। ये हमारे पास पैराबोलिक सिलेंडर है। सिलेंडर किसी भी तरह की प्लेन कर्व से बन सकता है। एक प्लेन कर्व और एक लाइन लेकर वो लाइंस का यूनियन लें जो प्लेन कर्व में से पास करें और लाइन L के पैरेलल हों, उनके यूनियन से हमेशा सिलेंडर बनता है। और जब भी सिर्फ कर्व ले ले और लाइन के बारे में कुछ ना बताए तो इसका मतलब होगा जो लाइन है वो हमने उस प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाती हुई लेनी है। जैसे यहाँ पैराबोलिक सिलेंडर में कर्व पैराबोला ले लिया, एक्स वाई एक्सिस में सिलेंडर कह दिया था, लाइन का कोई जिक्र नहीं था, लाइन मैंने z एक्सिस ले ली और ये मेरे पास शेप बन गई किसकी? पैराबोलिक सिलेंडर की। ये मैंने आपको वैसे ही इन्फॉर्मेशन दे दी है, पुरानी बातें याद करवा दी हैं। फ़िलहाल हमें इस बात से कंसर्न तो नहीं है कि सरफेस किस तरह की शेप बन रही है, बस हमें क्या मालूम करना है? वेक्टर फंक्शन जो इन दो सरफेस के इंटरसेक्शन से कर्व बन रही है, उस कर्व का वेक्टर फंक्शन। उसका मेथड जो है वो तो बहुत आसान है, लेकिन उस मेथड से पहले ज़रा इस एलिप्टिक पैराबोलाइड की भी बात कर लेते हैं। एलिप्टिक पैराबोलाइड की शेप किस तरह की होगी? एलिप्टिक पैराबोलाइड की जो शेप है ये इस तरह का
पैराबोलाइड बनेगा। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं बाउल ऊपर इन्फिनिटी तक। एलिप्टिक इसको इसलिए कह रहे हैं कि जब z की वैल्यू आप इसमें कांस्टेंट लेते हैं तो एलिप्सिस बनती हैं। और पैराबोलाइड इसलिए कह रहे हैं कि ये वाली कर्व्स इसमें पैराबोलास बन रही हैं। अगर आप y को 0 रखें तो 3x² z पैराबोला बन रहा है। अगर आप x को 0 रखें तो z y² पैराबोला बन रहा है। आपको याद होना चाहिए जब भी दो वेरिएबल्स में इक्वेशन हो, एक का स्क्वायर और एक 1 पावर की हो, तो हमेशा पैराबोला बनता है। इसलिए हमने इसको पैराबोलिक सिलेंडर कहा था। और इस सरफेस को हमने एलिप्टिक पैराबोलाइड क्यों कहा है, मैंने आपको वजह बता दी है। ये वैसे ही आपके लिए इंफॉर्मेशन है, काम आएगी आपके। असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। शेप देखे बगैर कर्व की और सरफेस की मालूम करनी है वेक्टर इक्वेशन। सरफेस हमें गिवन है। क्या मेथड आपको बताया है जी, याद करें क्या मेथड आपको बताया है। जो 3 वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल को t पुट करके बाकी वेरिएबल्स को भी इन टर्म्स ऑफ t मालूम कर लें। ये मेरे पास सरफेस हैं। इस क्वेश्चन में भी बहुत आसान सी बात है। अगर मैं x को t पुट कर लूँ तो y t में आ जाएगा, और y और x को t वाली वैल्यू लिख लूँ तो z इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा। तो पुट कर रहा हूँ x को t। x को t पुट करने से y मेरे पास आ गया t का स्क्वायर, और ये जो वैल्यूज़ हैं x और y की, इनको 1 में पुट कर लिया तो मेरे पास z बन गया 3x का स्क्वायर, x की जगह t का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, y की जगह t स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। z बन गया मेरे पास 3t स्क्वायर प्लस t4। कर्व की पैरामीटराइजेशन चाहिए, वेक्टर चाहिए। गैमा ऑफ t इक्वल होता है x ऑफ t मेरे पास t है, y ऑफ t स्क्वायर और z ऑफ t 3t स्क्वायर प्लस t4। तो क्या मालूम कर लिया, वेक्टर फंक्शन मालूम कर लिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व। इस कर्व की अगर आप शेप देखना चाहते हैं तो सरफेस को स्केच कर लें जियोजेब्रा में, उनका इंटरसेक्शन नज़र आ जाएगा, वो कर्व होगी। या डायरेक्ट इस कर्व को स्केच कर लें, आपको कर्व की शेप मालूम हो जाएगी। फ़िलहाल मेरा काम सिर्फ यही था कि मैं पैरामीटराइजेशन बना लूँ, वो वेक्टर फंक्शन बना लूँ जो इन दो सरफेस के इंटरसेक्शन वाली कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इन दो सरफेस के इंटरसेक्शन से बनने वाली स्पेस कर्व की पैरामीटराइजेशन या वेक्टर फंक्शंस मालूम किए हैं। बहुत आसान से थे, लेकिन हमेशा इतना आसान काम नहीं होता। एक और एग्जांपल कर रहे हैं। वेक्टर फंक्शन मालूम करना है कर्व का जो बने दो सरफेस के इंटरसेक्शन से। एक सरफेस ये है, ये पिछली एग्जांपल में भी देखी थी, एलिप्टिक पैराबोलाइड था। इस दफ़ा अलबत्ता शेप वैसी ही है, अलबत्ता एलिप्सिस बनने की बजाय जी की फिक्स वैल्यू के लिए सर्कल्स बनेंगे, यानी ये सर्कुलर पैराबोलाइड है। उसी तरह की शेप है, पहले ये एलिप्सिस बन रही थी, अब ये सर्कल्स बनेंगे। तो सर्कुलर पैराबोलाइड है, ये सरफेस है। दूसरी सरफेस हमारे पास सिंपल एक प्लेन है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाली कर्व का वेक्टर फंक्शन मालूम करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था, 3 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू t की शेप में ली थी और बाकी t की शेप में आ गए थे। इस दफ़ा किसी एक को भी t की फॉर्म में लें, मसलन x को t की फॉर्म में लें, तो आपके पास y और z में 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, और उन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको बाकी 2 वेरिएबल्स को t की शेप में मालूम करना पड़ेगा। x को t की शेप में लें तो y और z की 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बाकी जो 2 वेरिएबल्स y और z हैं उनको इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक मेथड तो ये हो सकता है कि इन तीनों में से एक को t लेकर 2 इक्वेशंस बनाई जाएं इन टर्म्स ऑफ t, और उनको सॉल्व करके t की फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम कर ली जाएं। एक और मेथड ये हो सकता है कि z की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके इसमें पुट कर ली जाए, ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी।
सर्कल की इक्वेशन एक्स और वाई में होगी। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें मालूम है, उन एक्स और वाई की मदद से फिर जी कैलकुलेट कर लिया जाए। हम ये दूसरा मेथड अडॉप्ट करने लगे हैं। पहला मेथड क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे? पहला मेथड इसलिए अडॉप्ट नहीं कर रहे कि फ़र्ज़ करें मैंने x को t पुट किया, मेरे पास y और z की दो इक्वेशंस बनेंगी, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, और उनमें से y और z को इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट करते हुए हो सकता है स्क्वायर रूट लेना पड़े, प्लस माइनस आ जाए, यानी जो हमारे पास पैरामीटराइजेशन बने वो दो डिफरेंट पैरामीटराइजेशंस बन जाएं। इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इस इक्वेशन में से z मालूम करके इसमें पुट करके सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करके z को भी इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट करने लगे हैं। तो यहाँ से z कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों टर्म्स को राइट पर ले जाएं तो z की वैल्यू आ गई 8 माइनस 5x प्लस 6y। इसको पुट कर लें इस इक्वेशन में, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। z की जगह हमने पुट कर लिया 8 माइनस 5x प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अब सर्कल है, लेकिन हमें सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर मेरे पास सर्कल हो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हमने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं x इज इक्वल टू ए प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी आर साइन थीटा। y की जगह पुट करें, b कैंसिल हो जाएगा, r साइन थीटा रह जाएगा, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएंगी। ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें याद है अगर सर्कल इस शेप में हो। यहाँ पे ये जो मेरे पास सर्कल है इसको इस शेप में लाते हैं, उसके लिए 5x और 6y को एक्स स्क्वायर के साथ इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और वाई स्क्वायर माइनस 6y, और 8 अकेला रह गया, इसको कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 5/2 का स्क्वायर ऐड कर लें, और वाई स्क्वायर माइनस 6y को कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 3 का स्क्वायर ऐड कर लें, और यही दो टर्म्स राइट पर भी ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 और 3 का स्क्वायर यानी 9। लेफ्ट साइड पे हमारे पास बन गया x प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें। मेरे पास आ जाएगा ये 93/4, और हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर। और ये बन गया सर्कल। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, मैंने मेथड आपको बता दिया है। तो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू माइनस 5/2 प्लस r है 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 cos t, और y हो गया 3 प्लस r 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 sin t। अगर सर्कल हो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x होगा a प्लस आर कॉस थीटा और y होगा b प्लस आर साइन थीटा। यहाँ पे x प्लस 5/2 है, हम इसको x माइनस 5/2 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा x हो जाएगा माइनस 5/2 प्लस आर कॉस टी, और y बन जाएगा 3 प्लस आर साइन टी। एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ टी आ गए। जी को इन टर्म्स ऑफ टी कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं कि एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ या तो इसमें पुट कर ली जाएं या इसमें पुट कर ली जाएं, और इसमें पुट करना यकीनन आसान है, तो मैं ये एक्स और वाई की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो बन जाएगा z इज इक्वल टू 8 माइनस 5, एक्स की वैल्यू माइनस 5/2 प्लस 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 cos t प्लस 6, और y की जगह 3 प्लस 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 sin t। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/2 माइनस 5 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 cos t प्लस 6 3 18
प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 इंटू 93 का स्क्वायर रूट sin t। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कांस्टेंट नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। यह आ जाएगा 77/2 माइनस 5 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 cos t और प्लस 3 93 का स्क्वायर रूट sin t। ये c आ गया तो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई या वेक्टर फंक्शन बन गया गैमा ऑफ t x ऑफ t माइनस 5/2 प्लस 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 cos t, y है 3 प्लस 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 sin t और z है 77/2 माइनस 5 93 का स्क्वायर रूट ओवर 2 cos t प्लस 3 93 का स्क्वायर रूट sin t। तो हमने मालूम कर ली हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, या हमने मालूम कर लिया है वेक्टर फंक्शन कर्व का, वो कर्व जो इंटरसेक्शन से बन रही है इस सर्कुलर पैराबोलाइड और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से। तो बात का ऐसा नहीं होता कि आप x y z में से एक को t पुट करें और बाकी आसानी से कैलकुलेट करें, बात का थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम करने के लिए। तो हमने सीखी हैं सरफेसेस के इंटरसेक्शन से बनने वाली जो स्पेस कर्व्स हैं उनकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेस कर्व्स को पढ़ना जारी रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद स्पेस कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे।